हाँ तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान और कक्षा 10 के लिए जो पाठ है वह प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन चल रहा है। पार्ट 2 है वीडियो का। और दर्पणों की पहचान मैं आपको पहले बता चुका हूँ। संयुगी फोकस आप समझ लीजिए। संयुगी फोकस क्या होता है बच्चों? किसी दर्पण के लिए वह निश्चित बिंदु होते हैं मुख्य अक्ष पर, जहाँ पर एक वस्तु रखी जाए तो दूसरे बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बन रहा हो। यदि ये बिंदु हमें बदल दिए जाएं तो जहाँ वस्तु है वहाँ प्रतिबिंब, जहाँ प्रतिबिंब है वहाँ वस्तु, ऐसी स्थिति यदि उत्पन्न हो जाए तो ऐसे बिंदु को हम संयुगी फोकस बिंदु या संयुगी फोकस कहते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये चित्र हमारा अगले टॉपिक में भी जुड़ जाएगा। देखिए हमारे पास एक दर्पण है। दर्पण हमारे पास है अवतल M1 M2। इसका जो ध्रुव है वो P है, वक्रता केंद्र C है। C को P को मिला के खींची गई रेखा मुख्य अक्ष होती है। इसका लगभग मध्य बिंदु फोकस होता है F। इसके सम्मुख एक वस्तु O डैश रखी है। और आपने प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ रखे हैं, बता चुका हूँ मैं। पहला नियम क्या है? जो समांतर किरण चलाएंगे तो वह फोकस से होकर के जाएगी। और यदि हम बात करें वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा की, किरण की, तो वह C से होकर जाने वाली रेखा जैसे जाती वैसे लौट कर वापस आ जाती है। मान लीजिए बिंदु A पर टकराई और ये B से वापस हुई है, ठीक है। तो ये रेखा जैसे जाती वैसे वापस लौट करके आ जाती है। मैं आपको बताया था पहले भी। चलिए, जहाँ पर टकराती हैं ये, वहाँ बनता है प्रतिबिंब। ये I डैश का प्रतिबिंब हो गया। तो सबसे पहले संयुगी फोकस की बात मैं कर रहा था। तो I और O जो बिंदु हैं, I बिंदु प्रतिबिंब के लिए है और जो O बिंदु है वस्तु के लिए हैं। ये बिंदु आपस में संयुगी फोकस बिंदु होते हैं। यहाँ पर रखी वस्तु प्रतिबिंब यहाँ बनता है और यहाँ रख दी जाए I पर तो O पर बन जाएगा। तो ऐसे बिंदु संयुगी फोकस बिंदु कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम दर्पण के सूत्र की। तो बच्चों, दर्पण का सूत्र होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। मतलब इस सूत्र में फोकस F, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति U और अंतिम स्थिति V में संबंध दिखाया जाता है। तो U V F के लिए हम सबसे पहले अपने इस दर्पण के जो डायग्राम बनाया है इसमें शो कर लेते हैं स्थिति। पहले से हम सभी स्थिति P से दी जाती हैं, तो इसलिए पहले हम वस्तु कहाँ रखें? यहाँ पर O पर। तो O से P की जो दूरी होती है वो प्रारंभिक दूरी होती है, स्थिति -U। दूरियों के संबंध में बता चुका हूँ पहले। अवतल दर्पण के लिए माइनस की है U। और जो वक्रता केंद्र C है, C से P की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या -R अवतल दर्पण के लिए। अब वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो I पर बना है। I से P की दूरी जो होती है वो B होती है, ठीक। जो अगला टॉपिक आ रहा है इस पर बिंदु जा रहा है, बिंदु आ रहा है F आ रहा है। F बिंदु P से जो दूरी दे रहा है वो फोकस दूरी दिखा रहा है, ठीक। अब हमारे पास ये सभी चीजें हमारे पास उपस्थित हो गई हैं, F U V, किंतु हमारे पास R भी आ रहा है। तो हम जब R में क्वेश्चन बन जाएगा तो हम इसको R को गायब करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो थ्योरी क्या लिखनी है आपको? मान लेंगे, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका फोकस F है, ध्रुव P है और इसकी मुख्य अक्ष PC पर स्थित वस्तु O डैश रखी है। जो प्रतिबिंब दर्पण के परावर्तन के पश्चात I डैश बनता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सीखना चाहिए समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। समरूप त्रिभुज में बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है, दो त्रिभुज हों, दो त्रिभुजों में अगर दो कोण एक जैसे हो जाते हैं, माने ये कोण इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये समरूप होते हैं। और समरूप में त्रिभुजों की भुजाओं को अनुपात में लिखा जा सकता है। जैसे ABC त्रिभुज है, PQR त्रिभुज है। अगर ये समरूप हैं तो हम इनकी भुजाओं को जैसे AB बटे PQ, ऐसी BC बटे QR, ऐसी AC बटे
PR लिखा जा सकता है। तो हमें क्या आवश्यकता चाहिए, हमें आवश्यकता क्या है, इनके संबंध को लिखने की, शो करने की। तो हम यहाँ देखते हैं पहली बात, भाई ये 90 डिग्री पर खड़ी है, ये वस्तु प्रतिबिंब लंबवत बनेगा, ये हो गया। अब दो कोण बराबर हो गए, किंतु ये और ये प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोण हैं, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। आपने शीर्षाभिमुख कोण मैथ में पढ़े होंगे, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोण, विपरीत कोण बराबर होते हैं, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। ठीक, तो हमारे पास दो स्थिति मिल गई हैं, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब अगली बात हम करते हैं, यहां पर हम ए से मुख्य अक्ष पर PC पर लंब डालते हैं N। यहां पर भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जैसे यहां पर बना हुआ है एक और। तो देखेंगे ये कोण फिर 90 हो जाएगा, और ये कोण दोबारा से विपरीत कोण बन जाएंगे। तो 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज आपस में समरूप बन जाएंगे। अब बिंदु N और P की जो दूरी होती है बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि इनका वक्रता त्रिज्या बहुत कम होती है दर्पणों की। तो हम ये लिख सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार F से N की दूरी जो होगी वो लगभग F से P के बराबर होगी। हमें इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए पहले हमने इसको आपको समझा दिया। अगली बात करते हैं प्रूवमेंट की। तो देखिए प्रूफ क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज ले लेंगे ज्यामिति से लिखने के बाद, ज्यामिति से अर्थात चित्र की आकृति से हम जो है इतना लिखने के बाद थ्योरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा करना स्टार्ट कर देंगे। त्रिभुज ले लेंगे पहले O डैश C, समरूप त्रिभुज हैं I डैश C। ठीक, फिर क्या हुआ, इनकी भुजाओं को अनुपात में लिखा जा सकता है O डैश अपॉन इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट, इसका बेस अपॉन इसका बेस, तो OC अपॉन IC, एक क्वेश्चन आपको ये बन जाएगी। फिर पुनः इस त्रिभुज में ले लेंगे, इन दोनों त्रिभुज में, तो फिर क्या होगा, पर हमें दिखाना पड़ेगा क्या, AN जो है लंब है किस पर, PC पर। तब हमने क्या दिखाया, वहां पर FN लगभग बराबर दिखाया है FP के। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये O डैश A जो रेखा है वो OP के समांतर है, तो ये दूरी क्या होगी, बीच की गैप बराबर होगा, O डैश और AN बराबर होगा। तो हमने क्या लिख दिया, O डैश बराबर AN लिख देंगे। और हमारे पास ये दो चीजें हैं आवश्यक हैं इनकी, इसलिए हमने पहले निकाल दी थी। देखिए त्रिभुज कौन से लेंगे, I डैश F समरूप हो जाएगा किसके, NAF में। फिर दोबारा से देखेंगे इनकी हाइट I डैश अपॉन AN, तो हमारे पास IF बेस हो गया, बेस कौन सा हो गया, इसका NF हो गया। ठीक, और हमारे पास वैल्यूज दे रखी है पहले से हमने, AN आपने क्या रखा, O डैश, ओके, और जो NF या FN है वो किसके बराबर है, लगभग बराबर है आपके FP के। वैल्यू पुट कर देंगे, I डैश, AN की वैल्यू आपके पास है O डैश, IF आपके पास ऐसे रहेगा, NF की वैल्यू आप FP ले सकते हैं। अब आप समीकरण नंबर 1 की इसकी तुलना करके देखें, ये O डैश अपॉन I डैश है, ये I डैश अपॉन O डैश है। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे अर्थात व्युत्क्रम कर देंगे इसका, तो ये इसकी जैसी स्थिति में पहुंच जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 और 2 ले लीजिए आप, तुलना करके देखिए इसकी, तो आपको दिखाई देगा क्या कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं इन दोनों वैल्यूज के इक्वल हैं, OC अपॉन IC और FP अपॉन IF। ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए। अब हमें इतना लिखने के बाद हमें क्या पहुंचना होता है इन स्थितियों की दूरियों पर। यह ध्यान रखना है, यहां तो आप आसानी से प्रूवमेंट कर सकते हैं, परंतु यहां से आगे समस्या बनने वाली है। समस्या ये देखनी है आपको कि सारी दूरियां दर्पण के जो नापी जाती ध्रुव से नापी जाती हैं, बिंदु P से नापी जाती हैं, और बिंदु P से दूरी यदि हैं तो आपका प्रूवमेंट फॉर्मूला हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। देखते हैं, OC बिंदु P इन्वॉल्व नहीं है, केवल FP के अलावा इनमें कहीं भी बिंदु P इन्वॉल्व नहीं है।
तो हमें OC को बिंदु P में इन्वॉल्व करने के लिए क्या तरीका हो सकता है भाई? पहला OC है तो O इधर लास्ट में है, C बीच में आ रहा, P दिखाऊं तो P यहां पर आ रहा है। मुझे चाहिए केवल OC की वैल्यू, तो OC लिखूंगा मैं P से O की दूरी लूंगा और PC घटा दूं, इसमें से ये घटा दूं, क्या बचेगा? OC। तो ऐसी ही स्थिति में आपको बना के दिखा रहा हूं इसमें, PO माइनस के PC अपॉन, अब IC बात करते हैं। IC कहां पर पास? I यहां पर है और C आपका ये रहा, P बिंदु ये रहा, तो क्या लिखेंगे आप? CI या IC बराबर लिख देंगे आप, पहले PC लिखेंगे यहां से की दूरी और ये इसमें से घटा देंगे PI, PC माइनस PI। अब FP क्यों आपके पास? P तो इन्वॉल्व है, इसको छूने की आवश्यकता नहीं है, बट IF जो है IF, तो IF की बात करेंगे IF और बिंदु P, फिर करेंगे क्या? IF बराबर हो जाएगा PI माइनस के PF। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक। इतना काम करने के बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, केवल वैल्यू पुट करनी है। PO ढूंढते हैं, P से O की दूरी क्या है हमारे पास? प्रारंभिक स्थिति है वस्तु की -U। PC ढूंढते हैं, PC कहां है? P से C की दूरी जो है वो -R है, PC हमने अभी रखी थी, ये -R हो जाएगी। PI की बात करते हैं, PI वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति है तो -B हो गया ये तो। FP क्या है? ये फोकस दूरी है, -F हो जाएगा। PI अभी हमने निकाली थी, ये तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति है, -B हो गया। PF, P से F की दूरी जो है वो आपकी क्या है? फोकस दूरी है, हमने ऊपर अभी लिखी भी थी, -F हो जाएगा। अब इन सब की हम एक सिंपल सोल्व कर लेते, थोड़ा सा चिन्ह सहित, -U माइनस प्लस हो जाएगा, ये -R माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे -F -V और माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब हमारा जो संबंध हम पढ़ रहे हैं वो संबंध FUB में पढ़ रहे हैं, ना कि R में पढ़ रहे हैं, तो R हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो R की मैं आपको बता देता हूं, ये आपने R बराबर 2F पढ़ा था और F बराबर R/2, याद है ना, पढ़ाया था। तो हमें R गायब करना है, तो R की वैल्यू हम केवल 2F यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि R बराबर होता है 2F, तो -U प्लस 2F प्लस B -F -B प्लस F। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? इनको सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इक्वल -F मल्टीप्लाई -2F प्लस V। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, UV माइनस U की मल्टीप्लाई करेंगे F में करेंगे तो ये माइनस का UF हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस माइनस 2VF हो जाएगा, प्लस 2F स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2F स्क्वायर, F की मल्टीप्लाई करेंगे क्या में V में, तो VF हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, UV माइनस के UF हो जाएगा, 2VF इजकल टू माइनस VF हो जाएगा, VF इधर भी है VF इधर भी है, क्यों ना हम इस VF को इधर ले जाएं, माइनस प्लस का हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली पहले माइनस का है, UV रहेगा, UF इधर से रहेगा। अब इसे सोल्व करने में देखेंगे, दो VF में से एक VF जाएगा तो केवल VF बचेगा। अब UV माइनस के UF इज इक्वल टू माइनस VF। अब हमने ये देखा कि हमारा रिलेशनशिप अपॉन में है, रेशनल नंबर के फॉर्म जो आपने पढ़ी होगी अपॉन वाली, P अपॉन Q वाली, इस फॉर्म में है, तो क्यों ना हम इसको इसी फॉर्म लाएं, रिलेशनशिप UVF में है तो हम इसी से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे,
दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, भाग देंगे तो देखिए UV अपॉन UVF, UF अपॉन UVF इक्वल टू VF अपॉन UVF। जो सेम मैच कर रहा है काट दीजिए, U से U कट जाएगा, V से B कट जाएगा, 1/F रह जाएगा। यहाँ U से U कट जाएगा, F से F कट जाएगा, 1/V रह जाएगा। V से V कैंसिल, F से F कैंसिल, 1/U रह गया। और आपका फॉर्मूला ये माइनस का है तो ले जाएंगे, प्रूवमेंट हो गया। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए प्रूवमेंट हो गया। उत्तल दर्पण का भी आप इस प्रकार से प्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए अब इससे संबंधित एक टॉपिक आता है आवर्धन सूत्र का। तो आवर्धन सूत्र में बच्चों पहले आपको बता चुका था, फिर भी न्यूमेरिकल दृष्टि से मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। आवर्धन होता क्या है? अवतल दर्पण के द्वारा, या किसी दर्पण, अवतल हो या उत्तल, कोई सा भी ले लीजिए आप, या समतल दर्पण ले लीजिए, दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम दर्पण का आवर्धन कहते हैं। इसे M से लिखते हैं। ये शुद्ध अनुपात होता है, इसके कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको और भी लिख सकते हैं किस प्रकार से कि प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी और वस्तु की ध्रुव से दूरी के अनुपात को भी हम जो है बोल देते हैं आवर्धन। तो सूत्र आपको पता था I/O B/U माइनस में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका आवर्धन सूत्र का है। इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, संबंधित प्रश्न जो अभी प्रूवमेंट करी है उस पर आधारित एक प्रश्न है हमारे पास। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सब चीजें जो दे रखी हैं हम, तो देखिए तो सब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता जो त्रिज्या है वह है R की हम अवतल के लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं 40 सेंटीमीटर दे रखिए पहले से। और जो लंबाई है वस्तु की, तो वस्तु की लंबाई को हम लिखते हैं O से, कितना है 4 सेमी है। और जो वस्तु से दर्पण की दूरी है, ये दर्पण से वस्तु की दूरी जो है वो तो U होती है, -30 सेमी दे रखी है। हमें जो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है अर्थात B निकालना है, और लंबाई निकालनी है कहें कि इमेज की, प्रतिबिंब की इमेज है, और प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात इमेज की हाइट निकालनी है। आई से शो कर देते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ें हमने इस फॉर्मूले से निकालनी है। ये निकालनी आपको आनी चाहिए, पीछे टॉपिक में आपको समझा चुका था। चलिए अब हम बात करते हैं। तो हमारे पास U है, B नहीं है, I नहीं है, O है, R है। इस R से हम बड़े आसानी से एक चीज निकाल सकते हैं। R बराबर 2F होता है और F बराबर R/2 हो जाएगा। R हमारे पास -40 है, 2 डिवाइड देंगे तो ये माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें क्या हेल्प मिली इससे? हमें इससे ये हेल्प मिली, U हमारे पास हो गया, F हमारे पास हो गया, V आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या हमारे पास। फॉर्मूला दर्पण का फॉर्मूला है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो F की वैल्यू हमारे पास कितनी है बताइए? -20। और U कितना हमारे पास? -30। V आपका ये है। जैसे ही हम इधर को लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये तो हमारे पास माइनस पहले से है। लास्ट ले लेंगे, 20 और 30 का लास्ट 60 होता है। 30 कम 30, 30 दूनी 60 2 बार जाएगा। 20 या 60 3 बार जाएगा, -1/60 हो जाएगा। B हो जाएगा, B बराबर -60। ये आपकी B भी आ गई। ओके, अब एक तो टॉपिक आपका निकल गया, माइनस का है ये, अर्थात जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बना रहा। माइनस का है अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। दो चीजें क्लियर हो गई। अगली बात करते हैं, हम कहें कि I की बात करते हैं। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, M बराबर I/O बराबर B/U। भाई हमें केवल M से तो मतलब है नहीं, M के केवल फॉर्मूला रखने के लिए है। रिलेशनशिप तो अनुपात में है। वैल्यू हमारे पास इन चारों में से हैं। किस किस की हैं?
आई की हमें निकालनी है, ओ हमारे पास है, बी भी हमारे पास है, यू भी हमारे पास है। तो हम ओ की वैल्यू कितनी है 4, वी की कितनी है, बी हमने निकाला अभी 60 माइनस के, यू हमारे पास -30 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस रह जाएगा। कैसे काट लीजिए आप, 30 दूनी 60, तो आई बराबर इसकी वैल्यू 1/2 रहेगी आपकी सोल्व करने के बाद। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी, तो देखिए, तो 30 कम 0 0 कटेगा, 30 दूनी 60, अरे 3 कम 3 3 6, 2 हमारे पास आ गया। कुल मिला करके ये अब गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2 × 4 हो जाएगा, और आई बराबर माइनस के 8 सेंटीमीटर आपका ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रतिबिंब आई की वैल्यू माइनस में आई, अर्थात प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है, क्योंकि इधर ही बन रहा है दर्पण की ओर। चलिए, तो ये अब एक बात और मालूम कर लें कि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा है बड़ा है। भाई ओ की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू -8 है, तो सिंपल सी बात है, बड़ा बन रहा है, ये मालूम किया जा सकता है। चलिए अगला टॉपिक आएगा, तो अगला जो टॉपिक लेते हैं हम लेंस लेते हैं बच्चों। लेंस क्या होता है, लेंस 2 गोलीय पृष्ठों से या एक समतल और या एक गोलीय पृष्ठ से घिरा समांगी सिस्टम होता है। तो भाई मैं एक आकृति बना रहा हूं, ये गोलीय पृष्ठ है, इसमें एक पृष्ठ ये एक पृष्ठ ये, ठीक। मैं एक आकृति और बनाई, इसमें भी हमारे पास गोलीय दर्पणों की स्थिति को बदल बदल करके बनाई जो आकृति है वो लेंस है, ठीक है। तो अब हम इस प्रकार की आकृति बोलते हैं उत्तल लेंस, और इस प्रकार की आकृति बोलते हैं अवतल लेंस। मुख्य रूप से लेंस 2 ही प्रकार के होते हैं, अवतल, उत्तल और अवतल। किंतु इसके भी हम भाग बना सकते हैं, यदि हम इसको तराश दें, काट दें, तो समतल हिस्सा ये हो गया इसका, और वक्र स्थिति ये होगी इसकी, अर्थात उत्तल स्थिति इसकी ये होगी। तो समतल उत्तल जोड़ने क्या हो जाएगा, समतलोत्तल बन जाएगा। ठीक है, समतलोत्तल। ऐसे होगा अवतल के लिए, काट देंगे इसके स्तंभ, समतल और अवतल, समतल अवतल। तो इन के आधार पर 2 भाग इसके और बढ़ गए, किंतु मुख्य रूप से कौन से थे, उत्तल और अवतल। चलिए अगली बात करते हैं हम। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं करते हैं हम बात। आपने दर्पण पढ़ा था, काटा हुआ हिस्सा क्या होता है, गोल दर्पण होता है। तो ये इस दर्पण को मैंने लिया तो इसका कोने कोई यहां पर सेंटर होगा, ऐसे मैंने घुमा करके एक दर्पण इधर रख दिया तो इसका सेंटर कहीं होगा। तो पहले सेंटर C1 मान लिया, दूसरा C2 मान लिया। यदि मैं इनको मिला दूं तो ये दर्पण से बनी जो स्थिति है, लेंस जो बना है, ठोस माध्यम जो बना है वो लेंस है। तो इसमें मैं ये लाइन खींच दूँ एक, तो एक पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, और इन बिंदुओं को बोलते हैं वक्रता त्रिज्याएं। वक्रता त्रिज्याओं को, लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को मिलाकर खींची गई जो रेखा है वो मुख्य अक्ष होती है। इस संबंधित और अन्य परिभाषाएं हैं, आपको PDF के माध्यम में मिलेंगी। फिर भी मैं एक मुख्य बिंदु बता रहा हूँ। एक बिंदु जो C में दिखाया, ये प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है। इससे जाने वाली प्रकाशिक किरण लगभग सीधी निकल जाती है, किंतु ये तभी तक सत्य है जब ये लेंस बहुत पतला होता है। मोटा लेंस होने पर अपवर्तन के पश्चात किरणें अपने मार्ग से बाधित होती दिखाई देती हैं, विचलित होती दिखाई देती हैं। तो ये पतले लेंस के लिए केवल सत्य है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसके प्रकाशिक केंद्र की, किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र वह निश्चित बिंदु है जिसमें से जाने वाली प्रकाशिक किरण बिना विचलित हुए आर पार निकल जाती है या अपवर्तित हो जाती है। चलिए, ये बहुत मुख्य परिभाषा थी, कई बार मालूम कर ली गई बोर्ड में, इसलिए मैंने आपको बता दी है। चलिए अब बात करते हैं हम
लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम क्या हैं? हमारे पास उत्तल लेंस और अवतल लेंस की बात करते हैं पहले। तो पहले हम अवतल ना करके पहले उत्तल बताते हैं आपको। अगर कोई किरण समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के तो वह अपवर्तन के पश्चात उसमें दर्पण में एक बात ध्यान रखना है, दर्पण में परावर्तन वर्ड यूज होगा, लेंस में अपवर्तन वर्ड यूज होगा, क्योंकि प्रकाश किरण माध्यम में से गुजर के बाहर जा रही। ठीक है, तो ये जिस बिंदु से आगे मिलेंगी वो फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? समांतर किरण हमेशा मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगी, ठीक है, फोकस बिंदु उसका कहलाएगा। अब एक किरण से समांतर जाएगी तो फोकस होकर जाती है। एक नियम तो आपका ये हो गया। एक नियम आपका ये हो जाएगा, इस नियम को उल्टा ले लीजिए, फोकस को गुजार दें तो ये समांतर हो जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फोकस से गई तो समांतर। एक नियम आपको मैंने अभी बताया था, प्रकाशिक केंद्र वाला। प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण सीधे बिना विचलित हुए आर पार निकल जाती है। यह नियम आपका, यहां तो वास्तविक घटना घटती है, अवतल लेंस में ये आभास प्रतीत होता है। चलिए, इन तीन नियमों में से कोई से दो नियम हमें लगाने होते हैं। अब लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। आपके सिलेबस में केवल ये फॉर्मूला है, प्रूवमेंट नहीं है, इस पर आधारित प्रश्न है। आप बात करते हैं लेंस द्वारा आवर्धन क्या होता है। लेंस द्वारा आवर्धन m का फॉर्मूला होता है, वही पुरानी बात, वहां दर्पण था, यहां लेंस लगना है और कुछ नहीं होना, थोड़ा डिफरेंस है बस, तो देख लीजिए। किसी लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई अर्थात I और वस्तु की ऊंचाई O का अनुपात उस लेंस द्वारा बने आवर्धन को कहते हैं। ये भी एक शुद्ध अनुपात होता है, इसका कोई मात्रा नहीं होता है। बात करें दूरियों की बात, तो ये वस्तु की दर्पण से वस्तु के लेंस से दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की प्रारंभिक दूरी u का अनुपात होता है। यहां पर माइनस नहीं होता, वहां पर माइनस था, दर्पण वाले फॉर्मूले में माइनस था, यहां आपको माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब एक न्यूमेरिकल ले लिया हमने। 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 30 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात करनी है। बच्चों एक वर्ड आया लेंस की क्षमता, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। लेंस क्षमता होती है P से शो करते हैं, पावर ऑफ द लेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जो हमने अभी फोकस दूरी पढ़ी थी लेंस की, ये लेंस का फोकस द्वारा फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर 1/F बराबर 1/b माइनस 1/u। तो बच्चों ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो होता है वो क्या होता है? लेंस की क्षमता होती है। तो व्युत्क्रम माने उल्टा, और मीटर में लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला यहाँ तक सीमित है, और सेंटीमीटर में लिखने के लिए बात कर रहा है, अर्थात फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है। तो क्या करते हैं हम, जब हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, जब 1 सेमी की बात करेंगे तो 1/100 मीटर आ जाएगा, तो ऊपर पहुंचा पलटी खा करके। तो मैंने क्या करा, आपको याद करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला बता दिया। तो सेंटीमीटर में लें तो फॉर्मूला ये लगाएं आप, जब फोकस दूरी मीटर में हो तो ये लगाएं आप। तो इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, टॉपिक सीधे डायरेक्ट ले देना आपको। मीटर में हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, और सेंटीमीटर रखी फोकस दूरी तो ये लगाइए। चलिए तो बात करते हैं इसके सोल्व की। 20 सेमी फोकस दूरी रखी है, और दर्पण लेंस कौन सा है? अवतल है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है, ठीक। और किन दूरी पर रखी है? ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रारंभिक स्थिति आपको पता ही है, माइनस की होती है। और स्थिति ज्ञात करनी था, बी ज्ञात करना है। लेंस की क्षमता भी आपको ज्ञात करनी है। तो सूत्र आपको पता ही था पहले से,
सूत्र आपके पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और f की वैल्यू आपके पास -20, v आपको निकालना है और u आपके पास -30, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, आप चाहें तो इस अंक को इधर ले जाइए और बी इधर ले जाइए, पर सबसे हल्का क्या है, जो अंक प्लस यहाँ पर हैं उसको यहीं रहने दो, इस वाले को 30 को इधर ले आइए। क्योंकि ये इसकी स्थिति क्या है, प्लस की थी माइनस हो जाएगी, 1/b यहाँ रह जाएगा। अब इसका लासा ले लेंगे, 20 का और 30 का लासा हो जाएगा 60, 20 कम 20, 20 तिया 60 3 बार गया, 30 दूनी 60 2 बार गया, -5/60 1/b, 1/b बराबर ये है 5 का 5, 5 गया 12 बार, कैसे गुणा करेंगे, b का b माइनस b हो जाएगा 12, b बराबर -12 सेंटीमीटर आपका ये आ गया। ठीक है, स्थिति आपको निकल गई। फिर उसने क्या कहा, क्षमता भी निकाली है, लेंस की क्षमता भी निकाली है। तो लेंस की क्षमता P वैल्यू कहीं में हमारे सेंटीमीटर में, तो हम ये नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे। ठीक है, तो 100/f सेमी में फॉर्मूला है, तो 100/f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -20 है, तो 0 कट गया, 2 पंजे 10, तो -5 आ गया। लेंस की क्षमता का जो मात्रा होता है डायोप्टर होता है, जो डी से ले देते हैं। ठीक है, एक परिभाषा कभी मालूम कर लेता है कि एक डायोप्टर की परिभाषा क्या है, वाट इज द 1D। तो बच्चों अगर यहां f की वैल्यू 1 मीटर हो जाए तो 1/1 हो जाएगा ये, और मात्र d होता है इसका 1D हो गया। अर्थात 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1D होती है, इसको 1 डायोप्टर कहते हैं। या इकाई मीटर वाले फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को हम 1D कहते हैं। चलिए सेंटीमीटर बदल सकते हैं आप इसको। अब अन्य अंक के प्रश्न और अन्य टॉपिक आपके PDF के माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे। इसमें कोई यदि आपको कोई टॉपिक रह जाता है, समझ नहीं आता है, तो आप पर्सनली मुझसे मालूम कर सकते हैं। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।